नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 2 जुलाई और 2 जुलाई को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में 25 आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 2 प्रश्न आपका कंप्यूटर के पूछे गए थे। तो 23 प्रश्नों में से अधिकतम जो जितने प्रश्न हो सकते थे वो सब मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि हमने कल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखा था, तो आज उससे रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आपके शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए होंगे तो आपको ऑन कर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि 2023 तक भारत कितने सैप चैंपियनशिप जीत चुका है। तो सैप चैंपियनशिप की बात करते हैं तो सैप चैंपियनशिप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमों का एक मंच पर लाता है। ठीक है, यानी कि जो भी देश दक्षिण एशिया में स्थित होगा वो आपका इस सैप चैंपियनशिप में भाग लेता है, और यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैप के द्वारा आयोजित एशियाई फुटबॉल परिसंघ के तहत 5 उपसंघों में से एक है। ठीक है, तो इसका 9वीं भारत जो है आपका अब तक 14 संस्करण इसका हुआ है। 14 संस्करण में से 9 बार आपका है जो कि भारत जीत चुका है। ठीक है, इसके अलावा इसका गठन वर्ष याद रखिएगा 1997 में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्यों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपका ढाका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को जैसा कि हमने बताया कि 14 संस्करण हुआ है, तो पहला संस्करण हुआ था 1993 में लाहौर में, जिसका विजेता आपका इंडिया बना था और रनअप श्रीलंका रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका इंडिया आपका काठमांडू 1997 जीता, इसके अलावा गोवा 1999 जीता, इसके अलावा इस्लामाबाद 2005 जीता, इसके अलावा ढाका 2009 जीता, इसके बाद न्यू दिल्ली 2011, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम 2015, इसके अलावा माले 2021 और बेंगलुरु में हुआ था इस बार 2023 में, तो भारत ही जीता है, और कुवैत आपका रनअप रहा था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी फेज़ 12 और अभी हाल ही में सीपीयू का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो उनमें पूछे गए 500 प्रश्नों का अगर आप जीके जीएस का पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट 10 प्लस टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और आपका जो अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है उसका भी पीडीएफ आपको डे टू डे दिया जाएगा जैसा जैसा आपका एग्ज़ाम खत्म होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे जो मातरम है और जनगण मन है वो आपका किसने लिखा है। ठीक है, तो वंदे मातरम मैचिंग करना था, तो वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वहीं पर जनगण की बात करते हैं तो जनगण है वो दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और वंदे मातरम को लिखा है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखा है, सॉरी जनगण मन को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कहाँ है। ठीक है, तो पुरुष और महिला में सबसे अधिक अंतर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का कुल साक्षरता दर आपका 66.11% है, और पुरुष की साक्षरता दर है यहाँ पर आपका 79.19%, और महिलाओं की साक्षरता दर है 52.12%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता का अंतर जो है आपका यहीं राजस्थान में है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो सबसे कम महिला साक्षरता दर भी आपका राजस्थान में ही है। ठीक है, लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर आपका बिहार में है, और बिहार में ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो भी आपका सबसे कम आपका बिहार में ही है। ठीक है, इसके अलावा देश की बात करते हैं तो देश का साक्षरता दर 74.40% है, पुरुषों के लिए 82.14% है, और महिलाओं की बात करते हैं तो 65.46% है। ठीक है, और गैप की बात करते हैं तो गैप है आपका 16.68% आपका
पुरुष और महिलाओं में टोटल भारत का। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल राज्य का है, वहाँ पर साक्षरता दर है 93.91%। इसके बाद आपका मिजोरम सेकंड पर आता है 91.58% के साथ, और सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है 61.8% के साथ। ठीक है, और यूटी की बात करेंगे तो यूटी में आपका लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार और बांसुरी से संबंधित कौन सा है, मिलान करना था, आपका क्वेश्चन आया था। तो देखिए सितार के कुछ वादक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और बांसुरी के वादक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित जो वादक हैं पंडित रविशंकर जी हुए, साहित्य प्रवेश खां हैं, बुद्धदत्त मुखर्जी है, अनुष्का शंकर है। वहीं पर बांसुरी से बात करते हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सभी आपके बांसुरी से है। और याद रखिएगा कल एक और प्रश्न आपका बना था कि निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें वायर नहीं लगा होता है, तो बांसुरी उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, और जैसा कि 4 इंस्ट्रूमेंट वादक पूछा गया था, हमें तो सिर्फ सितार और बांसुरी का ही स्टूडेंट जो कि बताए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पौधे की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के रूप में एक पौधे से पानी का नुकसान है। ठीक है, इसके अलावा बिंदु स्राव की बात करते हैं तो कुछ सामान्य पौधे के पत्ती मार्जिन पर हाई डेथोथस यानी कि छोटे छिद्र से पानी की बूंदे के रूप में पानी का नुकसान बिंदु स्राव कराता है। भाप की बात करते हैं तो वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी एक तरल से गैस वाष्प में परिवर्तित होता है। इसके अलावा अनुवादन की बात करते हैं तो यह एक पौधे के चारों ओर सुक्रोज और अन्य पदार्थों जैसे अमीनो एसिड की गति को अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 20 है वो आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 की जब हम लोग बात करते हैं तो जो अनुच्छेद 20 है फ्रेंड्स, वो आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को मनमानी अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। एक है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा है आपका कोई दोहरा दंड नहीं, तीसरा है आपका कोई आत्म अभिशंसन नहीं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा मूल अधिकारों से संबंधित अन्य अनुच्छेद की बात करते हैं तो टोटल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। वो 6 में से एक आपका समता का अधिकार है। समता के अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का अनुच्छेद आपका समता का अधिकार से संबंधित है। वहीं पर अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत और उसका आचरण निषेध से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 आपका सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक से संबंधित है। ठीक है, यानी कि उपाधियों पर रोक से संबंधित है। दूसरा आपका मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी का अधिकार। इसके अंतर्गत आपका 6 अधिकारों की सुरक्षा आती है अनुच्छेद 19 के तहत। पहला है आपका वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की, तीसरा है संघ बनाने की, चौथा है संचरण यानी घूमने की, चौथा है निवास करने की और छठा है वृत्ति यानी कि व्यवसाय करने की। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 आपका है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 21A की बात करते हैं। इस 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा तीसरा मौलिक अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद 23 के तहत बाल श्रम यानी कि बॉन्डेड लेबर का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 आपका कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन यानी कि चाइल्ड लेबर का प्रतिषेध करता है। इसके अलावा अगला है आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत अनुच्छेद 25 से 28 तक का अनुच्छेद आता है। इसमें आपका 25 में अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं पर अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 27 आपका किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 आता है। 29 में है अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि और संस्कृति की सुरक्षा से। अनुच्छेद 30 आपका है
अनुच्छेद 30 आपका है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। छठा आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होता है अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि अभी आपका क्वेश्चन बना था। इसमें एक बंदी प्रतिज्ञाकरण है, दूसरा परमादेश है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है, पांचवा अधिकार अपेक्षा है। और आपको बता दें कि आपका एक संपत्ति का अधिकार भी पहले मूल अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 के तहत। इसे 44वां संविधान सन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इस संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस को ओलंपिक में 1896 में एथेंस में आयोजित प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में 9 मूल खेलों में से एक था, लेकिन 1924 तक जारी रहा। बाद में 1988 में सियोल में आयोजित ओलंपिक में इसे पूर्ण पदक खेल के रूप में पुनः शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर 1988 हो जाएगा, जैसा आपका पूछा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया कि गुलाब चंद्र कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो गुलाब चंद्र कटारिया की बात करते हैं तो यह आपका असम के राज्यपाल हैं, तो इसका राइट आंसर असम का हो जाएगा। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल से संबंधित का सूची का जो PDF है हमने आपको कल में भी आपका मुख्यमंत्री को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया था, आज हम राज्यपालों का भी करा देंगे। ठीक है, पीसी महालनोबिस से संबंधित आपका 3 कथन दिया गया था। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस के बारे में बात करते हैं तो उन्हें भारत सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। विज्ञान और सेवाओं के योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने सांख्य पत्रिका की भी शुरुआत की थी। उन्हें भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। साथ में भारत 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाता है ताकि दैनिक जीवन में सांख्यिकी योगदान को पहचाना जा सके और सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी महत्व पर आम जनता को शिक्षित किया जा सके। प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2007 को मनाया गया था। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र कर के अध्यक्ष कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र कर के अध्यक्ष आपके एंटी गुटेरेस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। अगला है कि बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद शायद बदली जाती है। तो बैडमिंटन की बात करते हैं तो दूसरे खेल की शुरुआत में खिलाड़ी को अपना छोर बदलना होता है, लेकिन अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंचता है तब गेम के आरंभ में फिर से जब अग्रणी जोड़ी का स्कोर 11 अंक तक पहुंचता है तो उन्हें 2 बार अपने छोर बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो 11 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है। तो सोमशिला बांध की बात करते हैं तो ये जो बांध है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नदी पूछा गया था तो आपका इसका राइट आंसर पेन्ना नदी हो जाएगा। ठीक है, सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सोमाशिला के पास स्थित है। इस बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर किया गया है। बांध के द्वारा अवरुद्ध जलाशय का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 212.28 मीटर किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा चेरुथोनी बांध की बात करते हैं तो ये आपका केरल का सबसे ऊंचा और बड़ा गुरुत्व बांध है। नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बीच बनाया गया है। मुलसी बांध की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के मुलसी तालुका प्रशासनिक विभाग में आपका ये स्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपका कौन कौन सा बांध है तो कल्याणी बांध है, जो कि आपका स्वर्णमुखी नदी पर है। कंडा लेरू बांध आपका कंडा लेरू नदी पर है। श्रीशैलम बांध आपका कृष्णा नदी पर। सोमाशिला बांध आपका पेन्ना नदी पर। वेलीगल्लू बांध आपका पंगानी नदी पर और नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित कुछ बांध है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया विजयनगर समाज का अंतिम शासक कौन था। तो विजयनगर समाज की बात करते हैं तो विजयनगर समाज का जो अंतिम शासक है वो दोस्तों आपका श्रीरंग तृतीय है। तो इसका राइट आंसर श्रीरंग तृतीय इसका राइट आंसर होगा। श्रीरंग तृतीय विजयनगर समाज का अंतिम शासक था। वो समाज के मुख्यमंत्री था और 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में इसका नेतृत्व किया था, जहां से बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्यों की संयुक्त सेना ने हराया था। युद्ध में विजयनगर शहर समाप्त हो गया था और आपका ये साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। ठीक है, आपसे राजवंश पूछा था मैं भी। ठीक है, ये अंतिम शासक था। ठीक है, अगर आपसे राजवंश पूछा होगा तो इसका राइट आंसर आपका अराविदु हो जाएगा। ठीक है, अराविदु राजवंश आपका विजयनगर समाज का अंतिम वंश था, जिसका 4
वंश ने आपका विजयनगर समाज पर शासन किया था। पहला वंश था आपका संगम वंश, जिसका स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, और 1485 तक आपका शासन किया। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। दूसरा वंश है आपका शालू वंश, जिसका स्थापना सलुवा नरसिम्हा ने किया, 1885 से लेकर 1505 तक शासन किया, और संगम वंश को समाप्त कर शालू नरसिम्हा सत्ता में आया था। तीसरा वंश था तुलवा, जो कि वीर नरसिम्हा के द्वारा स्थापित किया गया था 1505 से 1570 तक, और कृष्ण देव राय जो थे यही आपका तुलु वंश के शासक थे। बाद में आपका अंतिम वंश आया अराविदु, और इसके संस्थापक से तिरुमाला 1570 से 1650 तक शासन किया। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है नवरोज उत्सव है, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो नवरोज उत्सव की बात करते हैं तो जो नवरोज जो उत्सव है वो दोस्तों आपका पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ये आपका पारसी धर्म का नववर्ष त्यौहार है। ठीक है, पारसी धर्म का नववर्ष त्यौहार है। इसका राइट आंसर होगा। ये ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। दुनिया भर के पारसी समुदाय में देखी जाती है। और इसके अलावा दिन को फारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नूरोज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था। और बलबन की बात करते हैं तो बलबन पहला व्यक्ति था जिन्होंने नरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। बलबन गुलाम वंश का या ममलुक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम नहीं मतलब शासक था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगादी की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश दोनों जगह मनाया जाता है। चेटी चंड की बात करेंगे तो सिंधी नववर्ष को चेटी चंड के रूप में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये आपका नवरोज था, ये आपका नवरे है। नवरे की बात करते हैं तो यह कश्मीर में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव याद रखिएगा। साजिमू चेरावा की बात करते हैं तो मिटिस का अनुष्ठान त्यौहार जो मणिपुर चंद्र शाह सजीब के पहले दिन मनाया जाता है, तो ये आपका मणिपुर का है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात करते हैं तो ये विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय 10 प्रकार की याचिका या रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। इसका राइट आंसर 5 होगा। याचिका रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, जो एक भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से मांग कर सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 5 प्रकार के रिट के बारे में हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा किया था, एक बार और देख लेते हैं। परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार अपेक्षा है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया 5 प्रकार का रिट है। इसके अलावा यही अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि उच्च न्यायालय के पास संबंधित अनुच्छेद 226 के तहत समान शक्ति है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और वहीं पर हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका और आया था, आकाश गंगा में धूल के बादल क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगा में धूल के बादल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नेबुला कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका नेबुला होगा। इसके अलावा एक आपका आया सोनल मानसिंह के बारे में कि सोनल मानसिंह आपका किस डांस से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम से भी संबंधित है, और भरतनाट्यम के साथ साथ दोस्तों आपका ओडिसी से भी संबंधित। ठीक है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। साथ में इनको 1992 में आपका पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। ये भी पूछा गया था, और पूछा गया था आपका कि मानसून के अंत में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है। ठीक है, तो मानसून के अंत में बोई जाने वाली फसल की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका रबी का फसल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका रबी का फसल होगा। यही आपसे पूछा गया था कि मानसून के अंत में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, तो आपका रबी फसल कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा अंत्योदय योजना की बात करते हैं कि अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद कीजिए, कल का PDF या खोलिएगा, लास्ट के 2-3 पेज के ऊपर जाइएगा और आप देखिएगा कि भारत के सभी योजनाओं के बारे में हम आपको PDF दिए थे कि नहीं दिए थे। ठीक है, तो अंत्योदय योजना की बात करेंगे, मंत्रालय पूछा गया था, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवास और शहरी मंत्रालय कल जाके देखिएगा, कल का PDF में आपको सभी मंत्रालय के बारे में दिया गया था, उसमें से आपका अंत्योदय योजना के बारे में भी था। ठीक है, जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के बाद है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब लगभग सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। बाकी कंप्यूटर के 2-3 प्रश्न छूट गए हैं, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, SSC फेज 12 CPU प्लस CHL का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नीचे को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।